ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्री विचारक की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजश्री शास्त्री। आप समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजश्री शास्त्री, प्राध्यापक समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के ऑडियो कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है BA समाजशास्त्र तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र 1 समाजशास्त्री विचारक इकाई 2 से। आज की चर्चा का विषय है सामाजिक क्रिया। आइए आज की इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। सामाजिक क्रिया के व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना है। हम दो तरह की क्रियाएं करते हैं, एक तो व्यक्तिक क्रिया होती है इंडिविजुअल एक्शन और एक होता है सोशल एक्शन। तो वेबर का कहना है जो हमारा इंडिविजुअल एक्शन है या व्यक्तिगत जो हमारी क्रिया है वो सामाजिक क्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम एक कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारी स्वयं की क्रिया है, इसका जो असर है वो समाज पर नहीं पड़ रहा है। अगर एक प्राध्यापक पढ़ रहा है और वो अपनी उस पाठ्य सामग्री का उपयोग अगर अपने छात्रों के लिए करता है तो ये एक सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि इससे प्राध्यापक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो ये वेबर ने कहा है कि उसने सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र माना है और उसका एक महत्वपूर्ण अंग कहा है। सबसे पहले हम क्रिया और व्यवहार के भेद को जान लेते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें अनेक लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। इन अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। सामाजिक क्रिया के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है कर्ता मतलब एक्टर, दूसरा है लक्ष्य जो कि गोल या ऑब्जेक्टिव होता है, तीसरा है साधन या जिसको मीन्स कहते हैं, और चौथा है परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एक या अधिक कर्ता होने चाहिए। वे किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन जुटाता है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। उन्होंने वर्ग, धर्म, परिस्थिति, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया है। सामाजिक क्रिया की परिभाषा देते हुए वेबर ने कहा है, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ मतलब सब्जेक्टिव मीनिंग के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती हैं। जो क्रियाएं अर्थपूर्ण अर्थात मीनिंगफुल होती हैं और जिनका संबंध व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट, वर्तमान या भविष्य
के व्यवहार से होता है सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। मान लो किसी ने एक व्यक्ति को गाली दी या अपशब्द बोले तो ये उसकी प्रेजेंट क्रिया है, पर अगर फ्यूचर में हम वो व्यक्ति उसका बदला लेने के लिए उसकी पिटाई करता है या उससे रिवेंज लेता है तो ये उसकी फ्यूचरिस्टिक क्रिया होगी। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की क्रियाओं का समावेश हमें इस क्रिया में दिखता है कि उस व्यक्ति ने उसको क्यों मारा, तो उसका कारण उसकी पास्ट में की गई वो एक्शन है जिसने इस व्यक्ति को रिवेंज लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वेबर के सिद्धांत को अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक क्रिया के महत्व को बताते हुए वेबर ने कहा है कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। वेबर सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तार्किकता एवं वस्तुनिष्ठता दोनों को स्थान देना चाहते थे। वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी अर्थात सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ अर्थात प्रतीकात्मक अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिक दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जानें। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। जैसे कि अगर हम किसी का अभिवादन करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे अभिवादन का प्रत्युत्तर देता है तो ये एक सामाजिक क्रिया है, पर अगर हम किसी को अभिवादन करें और वो हमें अनदेखा कर दे तो ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। अगर कोई किसी को पत्थर मारे और दूसरा व्यक्ति उसको पत्थर से बच जाए या बचने की क्रिया करे तो वह भी एक सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है और भविष्य में उस नेता से अपनी नज़दीकी को जाहिर करने के भी एक फ्यूचरिस्टिक प्लान हो सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली कोई परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित है। तो हमारी आज की वर्तमान की क्रियाएं हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। तभी हम कहते हैं कि अपना व्यवहार ऐसा रखें जिससे कि भविष्य में अगर हमें उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तो वो कभी हमें अनदेखा ना करे या मना ना करे, क्योंकि हमारा व्यवहार ही दूसरों को प्रभावित करता है और हमारी तरफ उनका व्यवहार परिवर्तित कर सकता है। दूसरा है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। जैसे बिजली कड़कने की से डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। इसी प्रकार से अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर अगर कोई पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है, आरती की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहारों से प्रभावित है। तीसरी विशेषता है, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता।
उसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे वो अपने रास्ते चले जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर अगर वो टकराते हैं और एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं या अपशब्द कहने लगते हैं तो यह एक सामाजिक क्रिया होगी। तो सामाजिक क्रिया में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के रिएक्शन मिल सकते हैं। चौथी विशेषता है सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर वो अपना अपना छाता खोल लेते हैं तो ये एक सामाजिक क्रिया नहीं है क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें उन्होंने अपने को बारिश से बचाने के लिए अपना छाता खोला है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित ना हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के कहने पर छात्रों द्वारा परीक्षा देना या अपनी कॉपी खोलना या जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा जाना जो एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि इसमें अध्यापक के निर्देश का पालन विद्यार्थी करते हैं। तो ये हुई इनकी विशेषताएं। तो हमने ये जाना कि सामाजिक क्रिया जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको कि वेबर ने इसलिए इतना महत्व दिया है क्योंकि तब उस समय में एक ये था कि हमें सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना है। तो उस विज्ञान के लिए हमारी जितनी भी क्रियाएं होंगी जब तक वो अर्थपूर्ण ना हो तब तक हम उसे विज्ञान का रूप नहीं दे सकते। तो सामाजिक क्रिया उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखेंगे हम सामाजिक क्रिया के प्रकार। तो 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं। पहला है तार्किक क्रिया जिसको रैशनल एक्शन कहते हैं। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी में आती है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा व्यापार या फैक्ट्री आरंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है, फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है तो यह एक तार्किक क्रिया होगी क्योंकि इसने अपनी सारा भविष्य और पास्ट और प्रेजेंट सबको ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को कार्य रूप दिया है। तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्ट ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है। इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया, गोल ओरिएंटेड एक्शन भी कहते हैं। वेबर तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, ना कि अवलोकनकर्ता की दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वो तार्किक हो यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर वेबर ने कर्ता को बहुत महत्व दिया है क्योंकि कर्ता अपने ज्ञान से अपनी क्रिया को करता है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया, एवेल्यूटिव एक्शन। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान यह भलीभांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। इसी तरह से युद्ध में सैनिक को पता होता है कि युद्ध में उसकी जान जा सकती है, परंतु फिर भी वह देश के सम्मान के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है और कभी भी 2 बार नहीं सोचता। तो
तो ये भी उसकी मूल्यांकनात्मक क्रिया होगी, क्योंकि व्यक्ति अपने मूल्यों का खुद ही निर्धारण करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों, उद्वेगों और भावनात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर, क्रोध आने पर उसकी हत्या कर देना या उसे बहुत जोर से मार देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वो भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थितियों में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वो कभी भी नहीं करता। चौथा है परंपरात्मक क्रिया, जिसको ट्रेडिशनल एक्शन कहते हैं। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और ना ही उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज, श्राद्ध एवं तर्पण आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती हैं। विशेष त्योहारों पर विशेष प्रकार के पकवान बनाना, जैसे खीर, हलवा या पूड़ी, इस तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं, वो सब जो है परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। तो ये सामाजिक क्रिया की प्रकार हुए, जिसमें हमने 4 प्रकारों को देखा। तो मैक्स वेबर ने इनका डिवीज़न करके या वर्गीकरण करके यह स्पष्ट किया है कि हमारे जीवन में कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, किसको हमें ज़्यादा महत्व देना पड़ता है। और जो सामाजिक व्यवहार है, मतलब समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? सामाजिक क्रिया से बनते हैं। जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं या हम उनसे संबंध बनाते हैं, और इन्हीं संपर्कों के जाल को मैकाइवर ने उसको सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा है। तो सामाजिक क्रिया हमारे समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण दशा है, जिसके बिना जो है हम समाज में रह नहीं सकते। अब देखेंगे सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां। मैक्स वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रकृति को 2 भागों में बांटा है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पष्ट होती हैं, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका बाहरी व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के उद्देश्य एवं प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। जब तक मानवीय क्रियाओं के अर्थ, उद्देश्य एवं प्रयोजन को ना समझ लिया जाए, तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख किया है। तो पहली विधि है बौद्धिक विधि, जिसको हम रैशनल मेथड कहते हैं। मैक्स वेबर का मत है कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं हैं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें बौद्धिक विधियां कहते हैं। बौद्धिक विधियों को भी वेबर ने 2 भागों में बांटा है, तर्काश्रित एवं गणिताश्रित। तर्काश्रित विधि में सामाजिक क्रिया को समझने की प्रथम विधि बौद्धिक विधि है, जो तर्क पर आधारित है, अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक तथा कार्यकरण पर आधारित होती हैं। अगर एक व्यक्ति गणित का अध्ययन करने के लिए इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेता है,
तब उसकी यह क्रिया तर्क पर आधारित है। उसके स्थान पर यदि वह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो इस क्रिया को तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। गणिताश्रित विधि वह है जिसमें गणित के आधार पर समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 + 2 = 4 होते हैं, या 2 + 2 = 4 होते हैं। 2 और 2 मिलकर 4 होने की क्रिया को गणित के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं समझा जा सकता। फिर है भावनात्मक विधि, इमोशनल मेथड। मानव एक भावना प्रधान प्राणी है। वह सदैव ही अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क एवं बुद्धि के आधार पर नहीं करता, वरन कई क्रियाएं तो भावना प्रधान होती हैं जिन्हें समझने के लिए भावनाओं का ही सहारा लेना होता है। जैसे हम माँ का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें कि माँ अपने को छोड़कर अपने बच्चे के लिए वो अपनी जी जान लगा देती है। उसको अपनी परवाह नहीं होती, बल्कि वह बच्चे के लिए सारा त्याग करने के लिए समर्पित होती है। तो ये भावनात्मक हुआ, जिसमें कि माँ की भावनाएं जो हैं वो बच्चे के लिए कुछ भी जीने मरने के लिए भी वो तैयार हो जाती है। इसी तरह से पिता भी जो है वो खुद कमाई करता है, घंटों काम करता है, पर अपनी कमाई का प्रयोग जो है वो अपने ऊपर ना करके अपने परिवार के ऊपर करता है, कर्जा लेता है अपने बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए। तो ये सब भावनात्मक क्रियाओं का ही उदाहरण है। फिर है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। भावात्मक आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने की एक विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। जैसे खिलाड़ियों द्वारा मैच में प्राप्त की गई विजय को हम उनके द्वारा मैच खेलने के पूर्व में की गई तैयारी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से पारस्परिक विवाद, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा एवं अन्य कई क्रियाओं को भी हम अवलोकन के द्वारा समझ सकते हैं, उनके उद्देश्यों और प्रयोजनों को जान सकते हैं। फिर है व्याख्यात्मक विधि, एक्सप्लेनेटरी मेथड। मैक्स वेबर का मत है कि कई क्रियाओं को मात्र अवलोकन से ही नहीं समझ सकते, उन्हें समझने के लिए उनकी व्याख्या करनी होती है। व्यक्ति कोई भी क्रिया क्यों करता है, किसी विशिष्ट प्रकार की क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य है, इन प्रश्नों की व्याख्या संभव है। उदाहरण के लिए एक छात्र द्वारा कठोर परिश्रम करने पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद एवं अच्छे जीवन साथी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार व्याख्यात्मक विधि में क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या एवं विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयत्न किया जाता है। वेबर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक क्रिया का कोई ना कोई अर्थ एवं उद्देश्य अवश्य होता है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन इस रूप में करता है कि ये क्रियाएं दूसरों की क्रियाओं से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। यही समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न हो जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का तार्किक विश्लेषण कार्य कारण के आधार पर तो किया जाता है, किंतु उनका उद्देश्य और अर्थ क्या है यह नहीं देखा जाता। प्राकृतिक विज्ञानों में अर्थहीन और जीवन रहित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप घटित होती हैं, जबकि समाजशास्त्र में घटनाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जाती है, उनके उद्देश्यों पर भी विचार किया जाता है। वेबर की मान्यता है कि घटनाओं के अर्थ को समझे बिना उनकी कार्य कारण के आधार पर व्याख्या अपूर्ण ही रहेगी। वेबर समाजशास्त्र में व्यक्ति और उनकी सामाजिक क्रिया के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व देते हैं और यही समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न हो जाता है। वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। अब हम उसकी आलोचना पर चर्चा करेंगे। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण इस तरह से किया है कि उसमें जीवन के राजनीतिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक पक्षों को सम्मिलित किया जा सके। वे क्रिया के प्रकारों के माध्यम से ऐसा व्यापक निर्वचन प्रस्तुत करना चाहते थे जो संपूर्ण जगत के लिए वैध हो। उनका दृढ़ विश्वास है कि उनके द्वारा प्रस्तुत क्रियाओं का वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से सत्य है। वेबर ने क्रियाओं के वर्गीकरण में तार्किकता और मूल्य दोनों का समन्वय स्थापित किया है। घटनाओं के सही परिणामों को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का सहारा लिया जाना आवश्यक है।
यद्यपि वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाजशास्त्र को उनकी एक अनुपम भेंट है, परंतु फिर भी उसकी समाजशास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है। वेबर की सामाजिक क्रिया के संबंध में एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने इसके नकारात्मक विश्लेषण पर ही विशेषतः जोर दिया है, अर्थात उन्होंने प्रमुखतः यह बताया कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों का आपने स्पष्टतः विश्लेषण नहीं किया है। वेबर के समाजशास्त्र पर मार्क्स के समाजशास्त्र का स्पष्टतः प्रभाव देखा जा सकता है। जहां मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग को विशेष महत्व दिया है, वहीं वेबर ने बुर्जुआ वर्ग पूंजीपति वर्ग को महत्व दिया है। अतः वेबर के विचारों को पूंजीपति वर्ग के पोषक के रूप में देखा जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं एवं शब्दों द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया है। भावात्मक क्रिया इसका प्रमाण है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती हैं। क्रियाओं के प्रकारों के उल्लेख में वेबर ने व्यक्ति के मस्तिष्क, भावनाओं एवं आदतों को महत्व दिया है। इससे वह मनोवैज्ञानिक जगत एवं दोष के शिकार हो गए हैं। मेलिनबॉक ने जर्मन फिलॉसफी में बताया है कि वेबर का सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है, गलत है। व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं हैं। चूंकि मूल उत्प्रेरणाएं 3 प्रकार की ही होती हैं, अतः व्यवहार या सामाजिक क्रिया भी 3 प्रकार की ही हो सकती है। ये 3 प्रकार की मूल उत्प्रेरणाएं तर्क है, संवेग है और भावना है। मेलिनबॉक की मान्यता यह है क्योंकि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार कुछ मूल प्रेरणाओं पर आधारित होता है, अतः वेबर का सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार मूल्यांकनात्मक क्रिया स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे उपयुक्त 3 मूल प्रेरणाओं में से कोई भी प्रेरणा नहीं पाई जाती। यहाँ मनुष्य का व्यवहार तर्क, संवेग तथा भावना में से किसी पर भी आधारित नहीं है। इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भी वेबर ने नहीं की है। एलन टोरेन कहते हैं कि वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। वे क्रिया के सिद्धांत में मानदंडों में अनुरूपता मानते हैं, जो कि असत्य है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह तो यह मानकर चलता है कि मानदंड पूर्व स्थापित हैं। वे किस प्रकार से स्थापित हुए हैं इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। सामाजिक संरचना व संस्कृति का अध्ययन नहीं। वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक संरचना एवं संस्कृति की व्याख्या नहीं करता। इन्हें वह पहले से ही समाज में दिया हुआ या स्थापित मानकर चलता है, परंतु परिवर्तन या संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण से क्या क्या समाज में बदलाव आए हैं, इसका उसने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यह एक अपूर्ण वर्गीकरण है। वेबर का सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी अपूर्ण है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों एवं प्रकारों का उल्लेख करके यह स्पष्ट कर दिया था कि वेबर का वर्गीकरण अधूरा एवं अपूर्ण है। कोहन कहते हैं कि वेबर का क्रिया सिद्धांत सीधी, सपाट व स्पष्ट नहीं है, परंतु घुमावदार व पुनरुक्त है। इस प्रकार कई मानदंडों पर वेबर का आलोचना की जाती है, परंतु फिर भी उसका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाजशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसके कारण समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक पद्धति बनाने में बहुत अधिक महत्व मिला है या उसका साथ मिला है। बच्चों, आज हमने मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का अध्ययन किया, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, उसके विशेषताएं और उसके प्रकारों पर चर्चा की। मैक्स वेबर के सिद्धांत की आलोचना को भी हमने देखा। तो इस तरह से आप जो है सामाजिक क्रिया को पूर्णतः समझ चुके होंगे। अब हम ये देखते हैं कि इससे कौन से प्रश्न आ सकते हैं या क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला है, मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करो। इसमें आप उसकी परिभाषाएं दीजिए, उसकी जो क्या सामाजिक क्रिया क्या है, व्यक्तिगत क्रिया क्या है, इन दोनों में भेद को स्पष्ट करिए। दूसरा है, सामाजिक क्रिया की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक क्रिया के मुख्य प्रकार लिखिए। सामाजिक क्रिया की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस चर्चा में मिल गया होगा। अब अगले भाग में हम आदर्श प्रारूप की चर्चा करेंगे, जो कि अन्य एक मैक्स वेबर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी आप सुन रहे थे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की दूसरी इकाई पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर राजश्री शास्त्री। उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यक्रम समन्वयक थे डॉक्टर किशोर जॉन। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।